हेलो एवरीवन, वेद प्रेप सीएसआईआर नेट गेट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम पायल है और आज हम बात करने वाले हैं डीएसएसबी रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डीएसएसबी के द्वारा रिक्रूटमेंट जो है वो रिलीज कर दिया गया है। स्पेसिफिकली जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट एंड टेक्निकल असिस्टेंट। इनकी पोस्ट रिलीज कर दी गई है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स के अंडर। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, क्या आपका सिलेबस होने वाला है और आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन की जो स्ट्रैटेजी है वो क्या होने वाली है। तो बिना टाइम जाया करे हुए जल्दी से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। और गाइस, सबसे पहले आप जैसे ही जाएंगे तो आपके पास इस तरीके से कंप्लीट एक पीडीएफ होगी, तो आप इसके पीडीएफ की तरफ गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। डीएसएसए यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये आपके पास रिक्रूटमेंट रिलीज करा गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आप यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर सकते हैं, 03/2026 जो है वो आपके पास मेंशन करा गया है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 16 जून से आपके पास यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी एंड 15 जुलाई तक आपके पास यहाँ पर फॉर्म भरने की पूरी डेट जो है वो होने वाली है, यानी कि बहुत जल्दी आपके पास ये चीजें रिलीज कर जाएंगे। तो सबसे पहले जल्दी से एडवर्टाइजमेंट देखते हैं जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी। और ये आपके पास जो डिपार्टमेंट है एफएसएल यानी कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अंदर आपके पास जॉब लगने वाली है। और भाई ये जो जॉब है वो आपकी दिल्ली में ही लगने वाली है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यूआर की कितनी पोजीशन है, 17। अगर टोटल बात करी जाएगी तो भाई यहाँ पर 44 पोस्ट जो है वो आपके पास देखने को मिलेगी। थोड़ा सा यहाँ पर आप देख सकते हैं मास्टर डिग्री के बारे में बात करेंगे तो जिन्होंने भी जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, लाइफ साइंसेस, बायोकेमिस्ट्री यानी कि जितने भी लाइफ साइंसेस के कैंडिडेट्स हैं भाई वो यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। साथ ही साथ जिनने भी बीटेक कर रखी है बायोटेक्नोलॉजी के लिए वो यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं गाइस। और पे लेवल आप यहाँ पे देख सकते हैं, पे लेवल आपके पास 5 का होने वाला है। एज लिमिट के बारे में बात करी जाएगी तो 18 से लेके 27 ईयर्स की आपके पास यहाँ पर एज लिमिट जो है वो होने वाली है। तो यहाँ पर आई गेस ओवरऑल आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। सेम जेएसए आपके पास बैलिस्टिक यानी कि जिन्होंने भी मैथ्स के अंदर कर रखा है यहाँ पर आपके पास टोटल 18 सीट्स होने वाली है। तो जिन्होंने भी मास्टर डिग्री फिजिक्स या फिर मैथ्स या फिर अप्लाइड मैथ्स फॉरेंसिक साइंस के अंदर कर रखा है, फिजिक्स और मैथ्स के साथ एक वन ऑफ द सब्जेक्ट, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी भाई एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही एसेंशियल ना ही डिजायरेबल, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। यहाँ पर आपके पास एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होने वाली है विदाउट एनी एक्सपीरियंस नीडेड। ठीक है, कोई भी आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस होना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेम गाइस, केमिस्ट्री के अंदर भी आपके पास जेएससी की पोजीशन निकाल दी गई है। टोटल यहाँ पर 37 पोस्ट जो है वो आपके पास होने वाली है। तो मास्टर डिग्री जिसने भी केमिस्ट्री के अंदर कर रखी है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर कर रखी है, टॉक्सिकोलॉजी के अंदर कर रखी है और केमिस्ट्री उनका वन ऑफ द सब्जेक्ट है, वो यहाँ पर एलिजिबल है। और कोई भी यहाँ पर एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं सबसे पहले आप सभी को पोजीशंस बता देना चाह रही हूँ कि कौन कौन सी पोजीशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। आप अपने हिसाब से पोजीशन देख लेंगे और फिर मैं आपको सिलेबस, बुक्स वगैरह सब कुछ बता दूंगी कि कौन से बुक्स आपको कब पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास टोटल 15 यहाँ पर आएगा। फॉरेंसिक साइंस एंड लेबोरेटरी आपके पास देखने को मिलेगा। मास्टर डिग्री फिजिक्स, केमिस्ट्री, फॉरेंसिक साइंस के अंदर है। सेम यहाँ पर भी आपके पास हो जाएगा और कोई भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। सेम एचआरडी या फिर क्यूसी के अंदर अगर आपके पास है तो यहाँ पर आपके पास टोटल 5 पोजीशन है, जिसके अंदर यूआर के अंदर 4 और ओबीसी के अंदर एक पोजीशन आपके पास देखने को मिलेगी। तो भाई जिसके भी मास्टर डिग्री फिजिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, बॉटनी, जूलॉजी या फिर साइकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी किसी के अंदर भी है तो भाई वो यहाँ पर आपके पास अप्लाई कर सकते हैं गाइस। ठीक है, यहाँ पर भी कोई भी आपके पास एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होने वाला है। ठीक है, साथ साथ एक और आपके पास यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि क्राइम सीन या फिर डिस्ट्रिक्ट मोबाइल फोरेंसिक यूनिट के अंदर जिनके पास भी मास्टर डिग्री जूलॉजी, बॉटनी, एंथ्रोपोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या फिर आपके पास किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से है तो वो आप यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी डिजायरेबल, कोई भी एसेंशियल एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। एज लिमिट आप सभी के लिए 18 से लेके 27 ईयर्स जो है वो एज लिमिट होने वाली है और लेवल 5 का जो पे है वो आपके पास नजर आने वाला है। चलिए अब हम यहाँ पर एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो आप सभी के लिए होने वाला है। तो भाई यहाँ पर एमसीक्यू, यहाँ पर 2 सेक्शन पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपका सेक्शन ए होगा और साथ ही साथ आपके पास सेक्शन बी देखने को मिलेगा।
सेक्शन ए के अंदर आपके पास 100 मार्क्स का सेक्शन होने वाला है। सेक्शन ए के अंदर भाई 100 मार्क्स होने वाला है और हर एक यानी कि आपके पास 5 अलग अलग सेक्शन है और हर सेक्शन के आपके 20 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन आपके पास कितने मार्क्स का होने वाला है? हर एक क्वेश्चन आपके पास 1 मार्क का होने वाला है, यानी कि 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से रहेंगे, 20 क्वेश्चन आपके पास जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग से पूछे जाने वाले हैं, 20 क्वेश्चन आपके पास मैथ्स से यानी कि क्वांट से पूछे जाने वाले हैं, 20 क्वेश्चन हिंदी एंड 20 क्वेश्चन इंग्लिश जो है यानी कि 2 लैंग्वेजेस से आपके पास यहाँ पर सवाल पूछे जाने हैं, यानी कि 20 यानी कि 20 into 5 टोटल आपके पास कितना हो जाएगा? 100 मार्क्स जो है वो आपके पास देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपके पास सेक्शन बी, तो मैंने आप सभी को अभी बताया ये सारी आपके पास जो पोजीशन थी वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के लिए थे। तो जितने भी लाइफ साइंसेस के कैंडिडेट्स हैं, लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और जो भी आप चूज करें, फॉर एग्जाम्पल आपने बायोलॉजी के लिए चूज करा, यानी कि आपका एक जनरल पेपर आने वाला है, उस पेपर के अंदर सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये जनरल जो सवाल है वो आपसे पूछे जाने वाले हैं और इसके मार्क्स कितने होने वाले हैं, यानी कि यहाँ पर भी 100 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स आपके पास कितने देखने को मिलने वाले हैं? 100 नंबर का जो पेपर है वो आपके पास यहाँ पर होने वाला है। तो 100 नंबर यहाँ से, 100 नंबर यहाँ से, यानी कि टोटल जो आपका पेपर है तो मात्र यहाँ पर 200 मार्क्स का होने वाला है और हर एक क्वेश्चन भाई 1 मार्कर जो है वो होने वाला है और नेगेटिव मार्किंग भी आपके पास इंक्लूडेड है। सेम भाई जो भी टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भरना चाह रहे हैं, टीचिंग पोजीशन भरना चाह रहे हैं, उन सभी के लिए गाइस सेक्शन ए आपके पास नजर आएगा, 1 मार्क ईच देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आपके पास 5 अलग अलग सेक्शन है, यानी कि इंग्लिश, हिंदी है, क्वांट है, रीजनिंग है, साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस जो है वो आपके पास नजर आएगा, यानी कि सेम 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स होंगे और हर एक क्वेश्चन 20 जो है वो आपके पास डिवाइडेड रहने वाला है। नेक्स्ट आपके पास जो भी क्वेश्चंस है बीएड या फिर मेथोडोलॉजी से पूछे जाएंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पर भी 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं और 100 मार्क्स होने वाले हैं, यानी कि यहाँ पर भी टोटल आपके पास 200 मार्क्स जो है वो पूछे जाने वाला है। तो टेक्निकल असिस्टेंट और साथ ही साथ आपके पास जेएससी की जो पोजीशन है वो सेम हो जाएगी। पेपर कितने टाइम का होने वाला है? जो पहला टीयर है आपके पास 2 घंटे का एग्जामिनेशन होने वाला है, 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स होने वाला है, यानी कि आप देख सकते हैं भाई 2 आवर्स का पेपर है, 2 आवर्स यानी कि आपके हाथ में मात्र 120 मिनट रहने वाले हैं। इस 120 मिनट के अंदर आपको 200 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर करने पड़ेंगे। सेक्शन ए के अंदर 100 क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया, 1 मार्क ईच होगा, जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और हिंदी के सवाल जो है वो यहाँ पर 20-20 पूछे जाने वाले हैं। सेक्शन बी के बारे में बात करेंगे तो 100 क्वेश्चंस आपके पास हो जाएंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी कि लाइफ साइंसेस के अंदर जो भी आपने पढ़ रखा है, जो भी लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट्स होंगे उन सभी ने कहीं ना कहीं आईटी जैम, सीएसआईआर, नेट या फिर गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन जरूर करी होगी। तो भाई वैसे ही प्रिपरेशन आपको करनी है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो है वो आपसे यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं, कोई हाई फाई क्वेश्चंस नहीं है। अब हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि सिलेबस के अंदर आपके पास क्या क्या आने वाला है। तो भाई अगर आप जनरल अवेयरनेस देखेंगे, जनरल अवेयरनेस के अंदर मेजरली जो पोर्शन होता है गाइस वो करंट अफेयर का पूछा जाता है, यानी कि जो अभी आपके 6 महीने हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका पेपर जो है वो सितंबर अराउंड हो जाएगा, आप मान के चल सकते हैं अगस्त या फिर सितंबर अराउंड जो है, सितंबर ही मान के चलिए, 16 जुलाई तो आपके पास फॉर्म फिलिंग होगा, तो सितंबर अराउंड आपका पेपर होने के पूरे चांसेस आपके पास होंगे। जनरल अवेयरनेस अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो भाई, लास्ट 6 मंथ्स के यहाँ पर करंट अफेयर्स पूछे जाने वाले हैं। हिस्ट्री के अंदर तीनों हिस्ट्री आपको कवर करनी है, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट एंड साथ ही साथ आपके पास मेडिवल हिस्ट्री, तीनों पढ़ना पड़ेगा। आपके पास पॉलिटी आपको कवर करना है, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ज्योग्राफी आपको इंडियन और वर्ल्ड दोनों कवर करना है, बट मेजरली आपको इंडियन यहाँ पे कवर करनी है। इकोनॉमी आपके पास मैक्रो, माइक्रो, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, एवरीडे, जो भी आपके पास साइंस, जनरल साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है और जो भी आपके पास रिसेंटली रिसर्च हो रही है, कोई न्यू मेडिसिन आपके पास हो रही है, इससे रिगार्डिंग आपके करंट अफेयर के अंदर सवाल पूछे जाएंगे। रीजनिंग के बारे में बात कर लेते हैं भाई, जो भी आपके पास सिलॉजिज्म हो जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, नंबर सीरीज, विजुअल मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजीज, ब्लड रिलेशन, इस तरह से आपके सवाल जो है वो पूछे जाएंगे। अर्थमेटिक यानी कि क्वांट के बारे में बात करें, ये तो सिंप्लीफिकेशन हो गया, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई, एसआई, आपके पास वर्क एंड टाइम, पाइप एंड सिस्टर्न, आपके पास टाइम एंड डिस्टेंस, डेटा इंटरप्रिटेशन, मेंस्ट्रुएशंस, ट्राइंगल, सर्कल, यानी कि ज्योमेट्री रिगार्डिंग आपके पास सवाल जो है वो यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं, यानी कि जो भी एक बेसिक गवर्नमेंट एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है वही गाइज यहाँ पर भी सिंपली फॉलो होने वाला है।
ठीक है। चलिए यहाँ पर आप देखेंगे हिंदी के अंदर आपको व्याकरण हो गया, शब्दावली हो गया, पर्यायवाची विलोम शब्द हो गया, वाक्य संरचना हो गया, पठन समझ हो गया। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको पढ़ना है। साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे तो भाई यहाँ पर आपके पास ग्रामर्स हो जाती है, वोकैबुलरी हो जाती है, सेंटेंस के करेक्शंस हो जाते हैं, एक्टिव पैसिव हो जाता है, नरेशन यहाँ से पूछ लिया जाता है, कॉम्प्रिहेंशन आपके पास देखने को होता है, क्लोज टेस्ट होता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आपसे सवाल जो है वो पूछे जाने वाले हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट अब आपकी क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, बिकॉज आपको एक साथ कम से कम आपके पास मोर देन मल्टीपल सब्जेक्ट्स आपको लेकर चलने पड़ेंगे। बिकॉज 5 टॉपिक्स तो आपके पास सेक्शन ए के अंदर ही और सेक्शन बी के अंदर तो फिर भी आप कर जाएंगे, लेकिन आप सभी को सबसे ज्यादा जो अपना एफर्ट है वो किस पे पुट करना पड़ेगा, सेक्शन ए के अंदर। बिकॉज भाई जो भी, अगर मान लीजिए मैं बायोकेमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ तो बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए सेक्शन बी जो है भाई वो ईजी हो जाएगा। फर्स्ट जनरल बेसिक सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि मुझे अपना सारा का सारा एफर्ट किस पे डालना पड़ेगा, सेक्शन ए के ऊपर सारा एफर्ट जो है वो डालना पड़ेगा। तो अभी हमने देख लिया कहां से कितने कितने सवाल जो है वो पूछे जाने वाले हैं। तो एटलीस्ट आपका जनरल अवेयरनेस के अंदर 15 से 17 का अटेम्प्ट होना चाहिए। रीजनिंग तो भाई इतनी इजी आती है, मुझे ऐसा लगता है 19 से 20 क्वेश्चन तो आपके पास रीजनिंग के आराम से हो जाने चाहिए। न्यूमेरिकल एबिलिटी को सॉल्व करने में समय लगता है, मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट आते हैं, तो एटलीस्ट आपके 15 से 18 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाने चाहिए। हिंदी इंग्लिश आपके पास फिर भी बेसिक हो जाता है, तो यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट 19 to 20 क्वेश्चन जो है वो आपके पास सॉल्व हो जाने चाहिए। टेक्निकल सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे भाई, यहाँ पर भी आपके पास नेगेटिव मार्किंग है, तो वो सारी चीजें जो है वो आपको ध्यान में रख के चलनी पड़ेगी, देख के चलना पड़ेगा। और टोटल आपके पास एटलीस्ट आपको 160 प्लस जो है वो स्कोर करना पड़ेगा, बिकॉज कंपटीशन जो है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हो चुका है। तो ये सब कुछ आपको ध्यान में रख कर चीजें चलनी पड़ेंगी। तो 200 में से एटलीस्ट आपको 160 प्लस 170 का टारगेट लेके चलना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर अपनी रैंक जो है वो बना पाएंगे, अदरवाइज बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब 1 महीने की आपकी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, आप फॉर्म फिलिंग के बाद क्या प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो भाई फाउंडेशन बिल्ड कीजिए, जिनको भी भाई आदत नहीं है वो अपना बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे बेस्ट आपके लिए बुक्स हो जाएंगी, वेदर आप एंशिएंट पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री है, सिविक्स है आपका, यानी कि पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, सबसे बेस्ट आपकी एनसीईआरटी हो जाती है। तो आप पढ़िए 9th और 10th वाली जो एनसीईआरटी है वहां से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। फिर जैसे जैसे आपका बेस बिल्ड होता जाएगा 11th और 12th की एनसीईआरटी पे जाइए। तो मुझे नहीं लगता एनसीईआरटी से ज्यादा आपके पास सवाल पूछ लिया जाएगा, तो एनसीईआरटी लगाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई पीवाईक्यूज तो सॉल्व करनी है। अभी तक डीएसएसबी के द्वारा कितने पेपर्स लिए गए हैं उनको सॉल्व कीजिए, देखिए उनका पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वांट का लेवल कैसा आ रहा है, जनरल अवेयरनेस का जो लेवल है वो कैसा पूछा जा रहा है, करंट अफेयर के कितने सवाल आ रहे हैं। तो जैसे आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको धीरे धीरे खुद ही अंदाजा लग जाएगा कि कितने क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, कौन सा आपका वीक टॉपिक है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। जैसे ही आप एक पीवाईक्यू लगा लेंगे ना, आपको सारी चीजें वहीं पर क्लैरिटी मिल जाएगी। तो आपको साथ साथ अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी लेके चलने हैं। तो भाई मॉर्निंग के अंदर आपके पास 100 मार्क्स का आपका सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल सब्जेक्ट ही आने वाला है, तो आपको उस पर भी अच्छा खासा फोकस करना पड़ेगा। तो शुरुआत में आपके पास बायोकेमिस्ट्री हो गया, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये जो मेन टॉपिक्स होते हैं भाई सबसे पहले इनको पढ़ना स्टार्ट कर दो। और इनके ज्यादा से ज्यादा जब भी आप पढ़ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज ये वाला पार्ट तो आपके पास अच्छा खासा आता है। आप रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं भाई, 1.5 से 2 घंटा आप रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली। मतलब ट्राई कीजिए कि कम से कम 20 से 30 सवाल तो एटलीस्ट आप कर ही जाएं, ठीक है। 20 से 30 सवाल तो आप कर ही ले। इवनिंग के अंदर 1 घंटा आप इंग्लिश को दे सकते हैं, साथ ही साथ आप रात में करंट अफेयर जो है लास्ट 6 मंथ्स के ये अच्छे से पढ़ सकते हैं। जनरल अवेयरनेस पर भी फोकस करना है, साथ साथ मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो सवाल है वो सबसे ज्यादा हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, देन आपके पास गाइस पॉलिटी से पूछे जाता है, देन आपके पास ज्योग्राफी एंड थोड़ा बहुत जो आपके सवाल है 1-2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से भी पूछ लिए जाते हैं। तो थोड़ा सा इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। वीक 2 के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर भी आपके पास जो टेक्निक वाला पोर्शन है, यानी कि जो टेक्निकल वाला पोर्शन है उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए पढ़िए, माइक्रोबायोलॉजी इनके ऊपर फोकस कीजिए, इम्यूनोलॉजी वगैरह इन सभी पे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई वीक 2 के अंदर आपको अच्छे से वीक 1 से ही स्टार्ट कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी को तो भाई बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। मुझे ऐसा लगता है जो आपकी रैंक बनाएगी वो सिर्फ और सिर्फ क्वांट बनाएगी, बिकॉज वही क्वेश्चन जो होते हैं क्वांट में ही जो ऐसे क्वेश्चन है जो आपके पास घुमा फिरा के दे दिए जाते हैं। 2 चीजें हैं गाइस जो आपकी रैंक बनाएगी पूरी की पूरी, मैं अभी आपको बता देती हूँ। एक तो क्वांट आप अच्छा कर लीजिए भाई,
अगर आपने क्वांट अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपकी रैंक आने से कोई नहीं रोक सकता, प्लस अपना जनरल अवेयरनेस जो है वो स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ये मात्र 2 ऐसे सब्जेक्ट है जो आपके पास कंप्लीट आपकी रैंक बना सकते हैं और रैंक आपकी बिगाड़ सकते हैं और तबाह कर सकते हैं। तो भाई अपना जो फोकस है सबसे ज्यादा क्वांट के ऊपर रखिए, बिकॉज बच्चा जो है वो इन्हीं दोनों से घबराता है, एक क्वांट यानी कि मैथ्स एंड दूसरा गाइस आपके पास जनरल अवेयरनेस जिसके अंदर हिस्ट्री पॉलिटी ये सब कुछ जो सवाल है वो आपसे पूछे जाते हैं। तो भाई जो बाकी बच्चों का डर है अगर आपने उसके ऊपर काबू कर लिया तो वो आपके लिए रैंक निकालना जो है वो साबित हो जाएगा। साथ ही साथ हम हिंदी इंग्लिश को भी 1-1 आवर्स दे सकते हैं। तो जो भी आपके पास विलोम शब्द पर्यायवाची है, जैसे इंग्लिश के अंदर आपके पास वोकैबुलरी ये सब चीजें पूछी जाती हैं, तो जितना ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज्यादा वहां पर बेटर हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस पर भाई फोकस कीजिए, पॉलिटी से डायरेक्ट सवाल आपके पास देखने को मिलते हैं, हिस्ट्री से डायरेक्ट सवाल आते हैं, तो ज्यादा फोकस रखिए सबसे ज्यादा हिस्ट्री के ऊपर। हिस्ट्री के साथ साथ आपके पास पॉलिटी यानी कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है नॉलेज उसके ऊपर फोकस कीजिए, देन अपना ज्योग्राफी के ऊपर फोकस कीजिए, इससे भी ज्यादा भाई करंट अफेयर के ऊपर फोकस कीजिएगा। लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर आप सभी के लिए सुपर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो भी बच्चे यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड फाइनली गाइस आपको रिवाइज करना है भाई, जितना भी आपने चीजें पढ़ लिया अब आपको मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, चेक कीजिए। सबसे बेस्ट तरीका होता है मॉक टेस्ट लगाने का, जब भी आप मॉक टेस्ट लगा लेते हैं तो आप सभी कुछ चेक करेंगे कि जो क्वेश्चन आपके पास सही हो रहा है वो सही क्यों हो रहे हैं, जो क्वेश्चन आपके पास गलत हो रहे हैं वो गलत क्यों हो रहे हैं। बिकॉज एरर को एनालिसिस ही करना आपके पास मॉक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप मॉक दे देते हैं, मान लीजिए आपका मॉक 1 घंटे में खत्म हो जाता है, लेकिन एरर को एनालाइज करने के अंदर ही 2 घंटे जो है वो बीत जाते हैं, पता करने में कि आपके पास कहां पर गलती हो रही है और फिर उसको आप रिफाइन कर सके, ठीक है। अपने वीक टॉपिक के ऊपर काम कीजिए, मॉक लगाइए ज्यादा से ज्यादा और जितना हो सके अपने टेक्निकल पोर्शन पर भी स्ट्रॉन्गनेस करिए, ठीक है, जितना ज्यादा। यानी कि एट द एंड ऑफ द डे जब तक आपका पेपर आ जाएगा आपको टेक्निकल के एमसीक्यू कम से कम 3000 प्लस सॉल्व कर लेने हैं। एप्टीट्यूड यानी कि जो क्वांट है सॉरी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। 1000 प्लस क्वेश्चन जो है वो आपके पास हो जाने चाहिए, इंग्लिश हिंदी के क्वेश्चन 1000 प्लस, और फुल मॉक टेस्ट जो है वो आपके पास 15 से 20 एटलीस्ट आप सभी ने लगा देना चाहिए। और पीवाईक्यूज तो भाई जितने भी अभी डीएसएसबी के अंदर पेपर हुए हैं प्लीज निकाल लीजिए, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, निकालिए, चेक कीजिए, क्वेश्चंस लगाइए, बिकॉज वो अपने पैटर्न्स को रिपीट करते हैं। एसएससी सीजीएल के पेपर उठाइए, सीएचएसएल के पेपर उठाइए, फेज के पेपर उठाइए, पोस्ट फेज वाले जो पेपर्स होते हैं उनको जितना ज्यादा आप सॉल्व करेंगे ना तो वो यही करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन उठा के यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ से क्वेश्चन उठा के यहाँ पे डाल देते हैं। तो जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे उन सभी को पहले से ही आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके के सवाल जो है वो आपसे पूछे जाने वाले हैं। ओके गाइस, तो थैंक यू सो मच, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए, कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।